नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, सबसे पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम उसके एप्लीकेशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एकदम फटाफट अगेन हर रोज की तरह किताब निकालो, कॉपी पेन निकालो और हेडिंग लिखो क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और उसके नीचे लिखो क्या, सबसे पहले क्या लिखो, हैशटैग करके लिखो इंटीग्रल फॉर्म। सिंस वी नो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, जो बताएगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या होता है बताओ। दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस एस ऑफ ई डॉट, ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एन कैप इंटू डी एस, जहां एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द गॉसियन सरफेस है। डी एस क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर छोटा सा एक कोई सरफेस एलिमेंट है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास बताओ, दिस इज क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। नाउ अब यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड क्या है, क्यू इनक्लोज का मतलब चार्ज इनक्लोज, किसके अंदर, जिस सरफेस के ओवर हमने इंटीग्रेशन कर रखा है उस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, वो क्या है यहाँ पर क्यू इनक्लोज है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। अभी हम इसका क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे या बोल सकते हैं एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये जो चीज है वो क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी कि जो क्यू इनक्लोज है ये क्या है मेरे पास, कि कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर, जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर रखा है उसके अंदर कितना चार्ज क्या है, इनक्लोज है। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या हो जाएंगे, देखो मैं लिखा के चलता हूं, लिख के चलते हैं और उसको फिर लिखते लिखते समझेंगे भी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आज थ्योरी टाइप की होने वाली है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी। इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि क्लास 12th के जो टीचर हम होते हैं हमारे, वो आपको उस दुविधा में नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है गॉस थ्योरम से रिलेटेड या फिर गॉस लॉ से रिलेटेड। तो हमें वो सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो वही बात आज मैं यहाँ पर एक करके उनको लिखूंगा, तो ध्यानपूर्वक एकदम मतलब शालीनता से इसे देखिए। तो लिखो नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ। नाउ देखो ऐसे लिख के चलो, गॉस लॉ इज ए वेरी, मतलब बोल सकते हैं ए वेरी गुड टूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम स्पेसिफिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, कि गॉस लॉ इज ए, या बोल सकते हैं वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो लिखो यहां पर वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली लिखो। इजीली की स्पेलिंग क्या होती है, मेरे को स्पेलिंग अभी समझ में नहीं आ रही, मतलब समझ में क्या नहीं आ रही, भूल गया मैं, EEASLY इजीली। ठीक है, स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, इजीली लिखा है, मतलब बहुत सरलता से। क्या लिखा, वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली ड्यू टू सम स्पेसिफिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सम स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज या फिर अरेंजमेंट लिख दो, वो भी सही है, चार्ज अरेंजमेंट by the help of गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है, गॉसेस लॉ। नाउ अब देखो एक लाइन को, इस लाइन को दोबारा पढ़ो और यहां पर एक वर्ड आ रखा है, उस वर्ड को थोड़ा बहुत ध्यान से देखो। क्या बोल रखा है, वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली ड्यू टू सम स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्पेशल चार्ज अरेंजमेंट। यहां पर एक टर्म लिखा मैंने क्या, स्पेशल। ठीक है, और यहां से एक ऐसी फील आ रही है कि इस दुनिया में
बहुत कम, मतलब कुछ कुछ ही ऐसे अरेंजमेंट हैं, चार्ज अरेंजमेंट हैं जिनमें गॉस लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। ऐसा थोड़ा बहुत आपको फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया सम स्पेशल चार्ज अरेंजमेंट, और यहाँ से एक फील आ रही है कि गॉस लॉ बहुत मतलब कुछ स्पेशल टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ऐसा फील आ रहा है थोड़ा बहुत? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप फील आपको आ रही है वो गलत फील आ रही है। देखो इसका आंसर क्या है कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ईच टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जितने भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं उन सब के लिए क्या होता है, गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो यूजफुल सिर्फ और सिर्फ सम स्पेशल टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही होता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट since गॉस लॉ इज एप्लीकेबल, या फिर वैलिड लिख सकते हो, या फिर एप्लीकेबल लिखो, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ऑल टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज अरेंजमेंट, but it is useful only for some special type of charge configuration, type of charge configuration। ठीक है, क्या होना चाहिए? ओके, तो क्या बोला हमने? तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये पूछ सकते हैं आपके टीचर कि क्यों हम अभी जो स्पेसिफिक चार्ज अरेंजमेंट होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, क्यों हम सिर्फ इनके लिए गॉस लॉ का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हर के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उनके लिए एप्लीकेबल तो है लेकिन यूजफुल नहीं है। ठीक है, और यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया ये बताओ कि जो स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन विच वी कैन अप्लाई गॉस लॉ। ऐसे हैशटैग करके लिखो, स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इन विच वी कैन अप्लाई गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। ठीक है, नाउ कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर थोड़ा मिटा के चलते हैं और एक चार्ट जैसा बनाते हैं, तो उसमें आसानी रहेगी आपको याद करने में भी और समझने में भी। ओके, तो ऐसा करके लिखो, यहां पर लिखो क्या, स्पेशल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशल चार्ज अरेंजमेंट या कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी लिख सकते हो, अरेंजमेंट। ओके, और उसमें 3 लिखो, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, 1 2 3। पहला होता है क्या, स्फेरिकल सिमेट्री। पहली होती है क्या, स्फेरिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, स्फेरिकल चार्ज अरेंजमेंट, स्फेरिकल चार्ज, या फिर स्फेरिकल सिमेट्री लिखो, यानी ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसमें क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी, जिसमें क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी, स्फेरिकल सिमेट्री ऐसे लिखो, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसमें क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी। और दूसरा होता है मेरे पास ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। कैसी सिमेट्री? सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। और जो थर्ड आता है वो क्या होता है, ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कैसी सिमेट्री होती है, प्लेनर सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री? प्लेनर सिमेट्री, ओके, प्लेनर सिमेट्री। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि स्फेरिकल सिमेट्री कब हमको देखने को मिलती है और सिलेंड्रिकल सिमेट्री हमें कब देखने को मिलती है, और जो प्लेनर सिमेट्री है वो हमें कब देखने को मिलती है। ओके, तो लिखें, तो इसे मिटा दूं मैं, थोड़ा बहुत इसे मिटा दूं। ओके, क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पर जगह चाहिए, तो जगह के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ओके, अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, स्फेरिकल सिमेट्री की बात करते हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री में हमारे पास 2 चीज आती हैं। एक आता है मेरे पास क्या, स्फेरिकल शेल, और एक आता है मेरे पास क्या, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, 2 चीजें आती है हमारे पास यहाँ पर। एक तो क्या आती है, एक आता है मेरे पास क्या, स्फेरिकल स्फीयर, या फिर बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर बोल दो। क्या बोल दो? एक तो क्या आता है, हॉलो स्फीयर यानी खोखला, हॉलो स्फीयर। क्या आता है? हॉलो, SPHARE, हॉलो स्फीयर आता है। और एक क्या आता है यहाँ पर, सॉलिड स्फीयर आता है, सॉलिड स्फीयर।
ठीक है, सॉलिड स्फीयर। ओके, नाउ अब हॉलो स्फीयर में चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पर होगा, तो कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे पास क्या है, हॉलो स्फीयर है। ओके, और यहाँ क्या है, इस तरीके से इसके सरफेस में क्या है, कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नाउ क्या मैं अब सिंपल खाली ये बोल के कि चार्ज इसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या खाली मैं ये बोल के कह सकता हूं कि इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है? आंसर है नहीं। इस जो मेरे पास यहाँ पर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन रो है, या फिर बोल सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है इस स्फीयर के ऊपर, उसका क्या होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के गुण होने चाहिए। तो वो गुण कौन से होने चाहिए? देखो, वो गुण होने चाहिए कि जो मेरे पास रो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो रो मस्ट बी कांस्टेंट, जो रो आर होना चाहिए फिर रो होना चाहिए सिंपल, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इसकी सरफेस पर चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। अगर यहां पर ये गड़बड़ा जाए, हिसाब के साथ गड़बड़ा जाए, या फिर रो क्या करे, वेरी करे, रो क्या करे, वेरी करे आर के साथ, या फिर बोल सकते हैं रेडियल कंपोनेंट के साथ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर वो आर के साथ वेरी करे, तब यहां पर हम एप्लीकेबल वो नहीं है, तब यहां पर गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस कांट बी पॉसिबल, मतलब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, इस टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अगेन जो मेरे पास रो क्या होना चाहिए, थीटा के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए। थीटा मतलब एंगल के साथ, यानी ऐसे, सॉरी ऐसे भी क्या नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। और जो रो है वो फाई के साथ भी वेरी नहीं करना। फाई मतलब दिस एंगल, यानी कौन सा वाला एंगल, सॉरी फाई ये वाला हुआ, और थीटा कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, थीटा ये वाला हुआ ऊपर से नीचे, और फाई कौन सा वाला, ऐसा वाला गोल वाला। ओके, यानी फाई के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए, थीटा के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए, और आर के साथ भी वेरी नहीं करना चाहिए। उसने क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी हम वहां पर क्या बोलेंगे कि इस हॉलो स्फीयर में क्या है, स्फेरिकल सिमेट्री है। अदरवाइज वहां पर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है, और हमारे लिए गॉस लॉ यूजफुल नहीं होगा। वैलिड होगा, गॉस लॉ वहां पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन यूजफुल नहीं होगा, हमें वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प नहीं मिल पाएगी। ओके, अब बात करते हैं किसके, सॉलिड स्फीयर के। सॉलिड स्फीयर करने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज होगा। अगर ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से स्फीयर है यूं करके, और इसको सॉलिड दिखाने के लिए कुछ ऐसा बना दो, स्फीयर दिखाने के लिए ये बना दिया मैंने ना। अब इसके अंदर भी क्या होगा, चार्ज होगा इस तरीके से, यानी इसके पूरे वॉल्यूम में क्या होगा, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, नाउ अब जिस तरीके से यहां पर इस फर्स्ट वाले केस में जो चार्ज के कुछ गुण थे, या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ गुण थे कि जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो आर के साथ भी वेरी नहीं कर रहा है, थीटा के साथ भी वेरी नहीं कर रहा है, और फाई के साथ भी वेरी नहीं कर रहा है, तब मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे पास हॉलो स्फीयर है उसके लिए यहां पर स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इसकी चार्ज डेंसिटी रो है उसके भी क्या होने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या बोल सकते हैं गुण होने चाहिए। वो क्या है कि जो रो क्या होगा, या तो कांस्टेंट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर रो कांस्टेंट है, यानी इसमें जो इस पूरे सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज डेंसिटी है अगर वो कांस्टेंट है, तब यहां पर गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, यानी तब यहां पर स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर ऐसा होगा, अगर रो इज ए फंक्शन ऑफ सम रेडियल कांस्टेंट आर, सॉरी रेडियल कंपोनेंट आर, अगर रो किसका फंक्शन होगा, सिर्फ आर का फंक्शन होगा, यानी आर के साथ रो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, तब भी यहां पर क्या करेगा, स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। क्लियर हुई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर पॉसिबल नहीं है। यहां पर ऐसा होने पर स्फेरिकल सिमेट्री ब्रेक हो जा रही है, लेकिन यहां पर अगर रो आर के साथ भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आर के साथ रो चेंज हो रहा है, लेकिन तब भी यहां पर क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्लियर है इतनी बात आपको? ओके, नाउ अगली चीज क्या होगी कि दिस रो कांट बी फंक्शन ऑफ थीटा, ये थीटा का फंक्शन नहीं होना चाहिए, जो एजिमुथल एंगल होता है उसका फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हाँ एजिमुथ, और जो रो है वो फाई का भी क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी यहां पर क्या करेगी, स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो इन दो के लिए क्या होगा, गॉस लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा ना। अब बात करते हैं किसमें, सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाले में। ना सिलेंड्रिकल सिमेट्री में भी अगेन यहां पर कितने केस होंगे, दो केस होंगे। एक तो क्या होगा मेरे पास, या फिर ऐसे पढ़ लें कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री में क्या क्या आएंगे। तो एक तो यहां पर आता है क्या, एक आता है यहां पर क्या, वेरी वेरी लॉन्ग वायर। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरी वेरी लॉन्ग वायर। ठीक है, यही पढ़ा, दूसरा क्यों नहीं पढ़ा। एक शॉर्ट वायर या फिर 1 मीटर लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फाइंड क्यों नहीं करा इस गॉस लॉ की हेल्प से। आपने यही क्यों बोला कि दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग और वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या है, रीजन है, बिकॉज गॉस लॉ उन्हीं के लिए क्या हो पाता है, यूजफुल हो पाता है। तो स्फेरिकल सिमेट्री में एक तो यहां पर क्या आता है, वेरी वेरी लॉन्ग सिलेंडर, क्या बोलेंगे हम उसको, वेरी वेरी लॉन्ग सिलेंडर, वेरी वेरी लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग
सिलेंडर। और दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है यहाँ पर, वो आता है हमारे पास क्या, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ऐसा ही बोल सकते हैं हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर। तीसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, वेरी वेरी लॉन्ग वायर भी हो सकता है, ठीक है, वेरी वेरी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर, ठीक है। अगर वेरी वेरी लॉन्ग वायर के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तब हम वहां पर गॉस लॉ लगा सकते हैं। और जो फोर्थ आता है वो क्या आता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और क्या नहीं होगा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ वायर, तो क्या आप वहां पर गॉस लॉ लगा सकते हैं, आंसर है नहीं लगा सकते। तो फॉर फाइनाइट वायर वी कांट अप्लाई गॉस लॉ, ठीक है। तो फॉर फाइनाइट वायर अगर मैं यहां पर क्या लिखूं, फॉर फाइनाइट वायर, तो इसका क्या लगा दो, क्रॉस लगा दो, इसका मतलब हम यहां पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज यहां पर कुछ सिमेट्री क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब इस केस में, इस सिलेंड्रिकल केस में जो रो कैसा होगा और उसकी सिमेट्री कैसी ब्रेक होगी वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम इसको स्पेशली इसमें डिस्कस करेंगे, तब वहां पर हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब इधर आते हैं कि प्लेनर सिमेट्री में क्या क्या आते हैं। तो प्लेनर सिमेट्री में एक तो आता है क्या, इनफाइनाइटली स्प्रेड प्लेट, ठीक है, यहां बोल सकते हैं, हाँ, मतलब ऐसी प्लेट, कोई प्लेट है मेरे पास, मान लिया कोई इस तरीके से एक प्लेट है और इसका विस्तार कहाँ है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेट, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड प्लेट, ठीक है। कोई प्लेट क्या है, प्लेट सीट है, ओके। और यहां पर भी हमारे पास दो टाइप की सीट होती हैं, एक होती है थिन सीट और एक होती है क्या, थिक सीट। तो दो चीजें होती हैं यहां पर हमारे पास, क्या क्या, एक होती है थिन सीट और एक होती है क्या हमारे पास, थिक सीट, ठीक है, ओके। एक थिन सीट और एक क्या होती है हमारे पास, थिन सीट होती है। तो क्लियर हुई बात। तो गॉस लॉ सिर्फ इन्हीं अरेंजमेंट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। पहला हॉलो स्फीयर के लिए, दूसरा सॉलिड के लिए, तीसरा वेरी वेरी लॉन्ग सिलेंडर या वेरी वेरी लॉन्ग वायर के लिए, या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, या फिर थिन सीट के लिए या फिर थिक सीट के लिए, जो क्या है, इनफाइनाइटली मतलब एक्सटेंडेड है, बोल सकते हैं इनफाइनाइटली उसका विस्तार है। यहां पर कुछ वर्ड आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से कि जो प्लेन सीट है वो क्या है, उसकी जो लेंथ विड्थ है वो क्या है, इन्फिनिटी तक गई हुई है, कुछ ऐसा बोल सकते हो आप। तभी वहां पर क्या होगा, गॉस लॉ यूजफुल होगा। एप्लीकेबल तो होगा ही होगा, एप्लीकेबल हर केस में होगा, एप्लीकेबल इस केस में भी होगा, नहीं, हाँ, इस केस में भी होगा, लेकिन यूजफुल नहीं होगा। आप वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। हमारा एम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, और गॉस लॉ की हेल्प से इन स्पेसिफिक टाइप के जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजीली और बहुत फास्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको अगर अब याद है, एक क्वेश्चन दिया था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिंग। एक मेरे पास यहां पर, अगर जो हमारे पास क्या होती है, जनरल मेथड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन और इंटीग्रेशन रो d टाउ अपॉन कर्ली r स्क्वायर, ऐसे कुछ निकाला था आपने, ठीक है, पढ़ा था हमने, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वहां पर निकाल रहे थे हम डिफरेंट टाइप को चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसमें लगाओगे ना, मतलब हालत खराब, पसीना आ जाएगा आपको, उतना बड़ा इंटीग्रेशन आ जाएगा वहां पर, मतलब एक पहाड़ जैसा बन जाएगा आपके लिए। लेकिन अब आप देखना इसके लिए मतलब कितना इजी होता है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपने इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। लेकिन आपने वहां पर अपने सर से ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर हमारे यहाँ ये चार ही क्वेश्चन क्यों आते हैं, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये सीट वाला, सॉरी, एक ये लॉन्ग वायर वाला और एक थिन सीट, एक सीट वाला, यही चार क्वेश्चन क्यों आते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, और कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आता है ना। ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ हम इतना ही, मतलब यही चार क्वेश्चन होते हैं वहां पर, और इनमें से एक तो आता ही आता है 12th में, आता नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अब हमें उसका आंसर निकालना है, तो उसका आंसर ये है कि गॉस लॉ हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यूजफुल सिर्फ इन्हीं के लिए है। तो यही क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता गॉस लॉ में। क्लियर है इतनी बात, ओके। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़े, अब बात करते हैं किसकी, कि मतलब हम किस तरीके से, अब जैसे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो नाउ हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे मिटाऊं मैं, तो हिंट डालो क्या, हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, तो इसमें लिखो हाउ, इसके नीचे लिखना जो बनाया था उसके नीचे लिखना हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, या फिर प्रोसीजर टू फाइंड लिखो, प्रोसीजर टू फाइंड, ऐसे लिखो प्रोसीजर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अबव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, या फिर अरेंजमेंट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ये स्पेलिंग फिर मैंने गलत लिख दी सर यार, देख लेना, इस कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है, तो अबव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ना सबसे पहले क्या करेंगे, तो मेक ए गॉसियन सरफेस, तो क्या बनाना, गॉस को लगाना है तो क्या बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना। अब सब लोग जानते हैं हम गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें स्फेरिकल लेना है या फिर सिलेंड्रिकल लेना है या फिर कुछ भी लेना है, हम कुछ भी ले सकते हैं, अंडा मंडा कुछ भी, मतलब जो भी आपके हाथ लगे, जो भी सरफेस आपके दिमाग में से घूम रहा है वो सरफेस आप अज्यूम कर सकते हो और आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन जब हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तब हम इस टाइप का गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है सरफेस के, ये वाला एन कैप, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच का एंगल या तो कितना हो, 0 हो, या कितना हो, 180 हो, ठीक है, यही क्या होगी, कंडीशन होगी। इसके अलावा हम कोई दूसरा सरफेस नहीं लेंगे, हम लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगेन हमारे क्या हो जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। तो हमें सिमेट्री देखकर क्या करना है, अपना गॉसियन सरफेस क्या करना है, चूज करना है। तो सबसे पहले यहां पर ऐसे पॉइंट करके लिखो, चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, तो यहां पर लिखो ऐसे करके डैश करके, वी चूज गॉसियन सरफेस सच दैट, वी चूज CHO, चूज, यार क्या होती है चूज की स्पेलिंग, वी मेक लिखो यार, वी मेक गॉसियन सरफेस about given charge distribution such that angle between electric field या फिर या उससे पहले एक स्टेप और लिखना पड़ेगा कि हमें गॉसियन सरफेस ऐसे चूज करना है कि जो गॉसियन सरफेस होगा वो किससे पास करेगा, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो मेक ए गॉसियन सरफेस सच दैट, चलो इसे मिटाऊं, मेक ए गॉसियन सरफेस सच दैट, make a Gaussian surface which is passing through the point at which we have to find electric field, and shape of Gaussian surface is such that, Gaussian surface is such that angle between
बिटवीन ई एंड एन कैप। एन कैप यहाँ हमारे पास क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस, टू द सरफेस इज आइदर 180 और 0, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हो आप क्या, पाई और 0, ठीक है। या तो पाई होना चाहिए उन दोनों के बीच का एंगल, या कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है बात ना। अब देखो, अब ऐसा ही क्यों होना चाहिए, ये देखो, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई चाहिए। अब ई को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो सबसे पहले ई इंटीग्रेशन से बाहर कब आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो कहां पर हमने क्या कर रखा है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है। एक बार मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। तो मान लिया मेरे पास कुछ इस तरीके से एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है मेरे पास, थोड़ा देर जूम कर लो, दिस इज सिमेट्रिक स्फेरिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ बोल सकते हैं हॉलो स्फीयर है, ये है ना हॉलो स्फीयर। ओके ना, ये क्या है, इसका सेंटर है। मुझे क्या करना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पी पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरीके से कर दिया मैंने ड्रॉ, ठीक है। इस पी पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। नाउ अब मैं गॉसियन सरफेस को कुछ भी ड्रॉ कर सकता था। अभी तो मैंने वो ड्रॉ कर दिया जो हम ड्रॉ करते हैं। मैं इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था, ठीक है, इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से ये भी ड्रॉ कर सकता था, ठीक, और कुछ भी ड्रॉ कर सकता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान से देखो कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और होगा, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ और होगा। इसका मतलब इस पूरे सरफेस में इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब उसे मैं इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता, इस इंटीग्रेशन से बाहर मैं नहीं ले सकता। तो अगर मुझे इसको इसके इंटीग्रेशन से बाहर लेना है, तब मुझे यहां पर जानबूझकर जो मेरे पास क्या है, जो गॉसियन सरफेस है, वो कैसा लेना पड़ेगा, स्फेरिकल लेना पड़ेगा। और ये ध्यान देना है, वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से जब पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। नाउ अब यहां पर, अब ये भी तो सॉल्व करना है, डॉट प्रोडक्ट भी तो सॉल्व करना है ना। अब यहां पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेने का एक फायदा ये हुआ कि अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेता हूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, बाहर की ओर। हमने कैसे निकाला, बाहर की ओर होगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। ओके ना, अब यहां पर यूनिट वेक्टर कहां की ओर होगा, वो भी क्या, रेडियल डायरेक्शन में, विच इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। इस केस में इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। तो ये चीज कितना हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ध्यान देना। तो ई डॉट, तो अगर ऐसा होने पर जो मेरे पास क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एन कैप दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई के बराबर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1, और ये आ गया, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ds बचेगा। तो ऐसा होने के बाद जो मेरे पास गॉस लॉ है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ गया, और अंदर कितना आ गया, ds, एंड दिस इज इक्वल टू q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आया। तो ये क्या रहेगा, हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी मेक ए गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस इज सच दैट द एंगल बिटवीन ई एंड एन कैप इज आइदर 180 और 0। उसके बीच का एंगल या तो 180 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 180 होने पर भी यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, वो अलग इश्यू है। वो 180 कब होगा, जब यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, ई कैसा हो जाएगा, ऐसा इधर की ओर अंदर की ओर, तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो ये क्या हो गया, इसका प्रोसीजर हो गया। एक और चीज आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बताऊं कि जब भी आप इस टाइप की प्रोसेस करोगे या फिर किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहोगे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना, सॉरी राइट हैंड साइड वाला, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करना, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना, ठीक है। तो अगला देखो, सॉल्व एट फर्स्ट सॉल्व राइट हैंड साइड देन लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो ये समझ में आया ना। तो यहां से सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, बिकॉज इसको सॉल्व करोगे तो ई का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, क्लियर है। और ये क्या है, इनक्लोज। क्यों इनक्लोज का मतलब, इसके अंदर कितना चार्ज क्या है,
इनक्लोज्ड है। क्लियर है बात? तो ये क्या रहेगा, हमारा प्रोसीजर रहेगा। नाउ अब एक क्वेश्चन कर लें, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोले या फिर जो पहला एप्लीकेशन है उसे देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली चार्ज स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने डिस्कस किया कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, स्फेरिकल सेल या फिर होलो स्फीयर, और एक होता है हमारे पास का सॉलिड सेल और सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले क्या लिखो, पहला वाला लिखो क्या, होलो स्फीयर। क्या लिखो, होलो स्फीयर। ठीक है। नाउ अज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक होलो स्फीयर दे रखा है इस तरीके से, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाया इसको। ओके, ये क्या है, मेरा एक होलो स्फीयर है और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। ऐसा अज्यूम कर लो, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और इसके सरफेस में चार्ज क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने अभी पढ़ा था इस चार्ज ने कैसा होना चाहिए, माना क्यू चार्ज है, बोल दो कितना चार्ज है इसके सरफेस पर, क्यू चार्ज है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट अस से इसके सरफेस पर क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। देखो सबसे पहला पॉइंट है आर लेस देन कैपिटल आर, दूसरा पॉइंट है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और तीसरा पॉइंट है आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्टार्ट करें इसको। उससे पहले एक बार मैं टाइम देख लूँ, मतलब कितना हो रखा है, होगा नहीं होगा ये क्वेश्चन हमारा पूरा 1 घंटे के अंदर। अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 32 ही मिनट हो रखे हैं। कोई बात नहीं, चलो देखो, आओ इधर आओ। तो ऐसा कुछ है मेरे पास। तो पहला कहाँ निकालना है चार्ज, हमें सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, फिर यहाँ पर 3 सिचुएशन है। तो सबसे पहले देखो पहला वाला केस, तो उसके लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो इसको देखते हैं। ओके, तो केस फर्स्ट, तो पहले के लिए देखो फर्स्ट। नाउ क्या है मेरे पास, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आर लेस देन स्मॉल आर पर, सॉरी आर लेस देन कैपिटल आर पर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक स्फेरिकल सेल गिवन है। ठीक है, दोबारा बना दो यूँ करके। ओके, और इसमें क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज क्या है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यूं करके, और कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और मुझे क्या करना है इसके अंदर। तो क्यू लेस देन आर का मतलब क्या हुआ, जो आर है यानी जहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो कहां है, इसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है। तो वहां पर माना वो पॉइंट क्या है, ये है, तो दिस इज पॉइंट पी। तो ये पॉइंट क्या है, पी है, तो दिस इज आर। तो ये चीज क्या है, आर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहां पर, यहां पर, इस पूरे स्तर के कारण। तो इससे होता हुआ क्या खींच दो, एक गॉसियन सरफेस खींच दो, वही तो करना है। तो क्या ड्रॉ एक गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज जो कहां पर है, विच इज क्या लिखा था, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड हम। तो ऐसा करके खींच दो, ड्रॉ कर दो। तो दिस इज माई गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। ओके, क्लियर बात। अब क्या लगा दो, देखो यहां पर गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ किया हमने, स्फेरिकल ड्रॉ किया। तो ध्यान देना, जब भी क्या होगी, स्फेरिकल सिमेट्री होगी, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो ध्यान दो हमेशा, क्यों, क्योंकि अभी हमने रीजन यहां पर देख लिया ऐसा वाला। और जब सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी तो वहां गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और जब हमारे पास प्लेनर सिमेट्री होगी तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमेशा जब इस टाइप का होगा तब यहां पर गॉसियन सरफेस कैसा होगा, हमारा स्फेरिकल होगा। उसके रीजन ये होने यहां पर लिखा हुआ है। ओके, एंगल क्या होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो, अब ध्यान से देखो, नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कहां पर देखना है, आर लेस देन कैपिटल आर पर देखना है। गॉस लॉ क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज ई डॉट एन कैप इंटू कितना आ गया, डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो हमने क्या बोला था कि कोशिश करो हर बार, मतलब जरूरी नहीं है ये आपके बाधा, मतलब एक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोशिश करो हमेशा सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करो, देन लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। तो यहां पर क्या निकालना है, क्यू इनक्लोज निकालना है। क्यू इनक्लोज का मतलब कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज क्या है, इनक्लोज है, कितना चार्ज उसने घेर रखा है। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर कितना चार्ज है,
बता सकते हो आप, 0 चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खोखला है ना, या इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? 0। तो ये मेरे पास ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ अगेन, नाउ दोनों क्या होंगे यहाँ पर? पैरेलल होंगे, वो तो हमने पहले पढ़ा है, क्योंकि ये क्या है? स्फेरिकल सिमेट्री है, और हमने जो गॉसियन सरफेस लगा स्फेरिकल दे रखा है, तो ई और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इनसाइड द हॉलो स्फीयर, जिसमें जो चार्ज है वो क्यू है, वो कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, एक बार आज आपने दोबारा पढ़ लिया। क्लियर बात? अब बात करते हैं किसकी? व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, जब आर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन कैपिटल आर होगी। तो लिखो फिर फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सेकेंड केस, सेकेंड, तो सेकेंड केस क्या है मेरे पास? आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो ये मेरे पास क्या है यहाँ पर? गॉसियन सरफेस, सॉरी, ये गिवन मेरे पास चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, जो क्या है? एक हॉलो स्फीयर है, और इसके सरफेस में कुछ चार्ज क्या है? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वैल्यू कितनी है? क्यू है। ओके, ऐसे बना दो यूं करके, और यहाँ पर क्यू चार्ज क्या है? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जिसकी रेडियस कितनी है? आर है। ठीक है, नाउ इसके बाहर निकालना है, यानी आर कहां पर निकालना है? आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर निकालना है, यानी कहीं कहीं यहां पर निकालना है। ओके, माना यहां पर निकालना, दिस इज पॉइंट पी, एंड चलो ऐसा बोल दो, इधर बोल दो, दिस इज पॉइंट पी, यानी इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पे। ठीक है, आर। ओके, डिस्टेंस हमेशा कहां से नापेंगे? सेंटर से नापेंगे। क्लियर बात? नाउ यहां पर इससे होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, यूं करके कर दिया ड्रॉ, यूं करके ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया, उसका रीजन मैं बहुत बार दे चुका हूं, तो बार बार उसको मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, ताकि यहां पर ई और एन कैप के बीच का एंगल कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, या फिर 180 हो जाए। ओके, ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ई कहां की ओर होगा? बाहर की ओर, यानी ई वेक्टर कहां की ओर होगा? बाहर की ओर, और एन कैप भी कहां की ओर होगा? बाहर की ओर। और एन कैप किसके बराबर होगा? बता सकते हो आप? एन कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल डायरेक्शन। देखो, एक और फायदा हुआ कि हम यहाँ पर क्या लगा पाए, जो हमारा पास क्या होता है? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसका यूज कर पाए। तो एन कैप किस डायरेक्शन में है? आर कैप डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? आर कैप डायरेक्शन में। तो अगेन यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 0 आ गया। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। नाउ सबसे पहले किसको देखो? लेफ्ट हैंड साइड को देखो, सॉरी राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बताओ, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है। कितना चार्ज? क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है। तो क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू आ गया। और तो राइट हैंड साइड हो कितना जाएगा? तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा मेरे पास? अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक ना, अब एक काम करो फिर, तो अब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज एस और दिस इज ई डॉट आर कैप, और इंटू कितना आ गया? डी एस आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट आ गया। देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिकॉज एंगल कितना दोनों के बीच का? 0 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा ये। तो दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ई हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा? डी एस। तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कुछ हुआ। अब देखो ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एंड दिस इज नाउ डबल इंटीग्रेशन। अब दिस इज डी एस। जैसे यहाँ पर क्या होगा? छोटा सा हमने क्या अज्यूम करेंगे? एक एरिया एलिमेंट डीएस अज्यूम करेंगे। तो डीएस किस डायरेक्शन में है? आर कैप डायरेक्शन में है, बिकॉज जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो एरिया के परपेंडिकुलर मतलब किस डायरेक्शन में? आर कैप डायरेक्शन में। और इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कैप डायरेक्शन में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर होता है, सॉरी जो एरिया एलिमेंट होता है, वो क्या होता है आर कैप डायरेक्शन में? दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये होता है। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर लिमिट की बात करूँ तो थीटा कहाँ से कहाँ है? 0 से पाई है, और जो फाई है वो कहाँ से कहाँ है? 0 से 2 पाई है। ठीक है, और अब देखो सॉल्व करो। अब देखो आर जो है कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज आर, तो आर कांस्टेंट है, आर बाहर ले लो। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू आर, और इस पूरे की वैल्यू साइन थीटा डी फाई फॉर लिमिट 0 से पाई 0 से 2 पाई, आंसर कितना होता है? 4 पाई होता है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, एंड दिस विल गिव अस कि ई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज
क्यू अपॉन कितना आ गया, सॉरी ये आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यू अपॉन कितना आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या निकल के आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। ये तो क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकाला। अगर मैं डायरेक्शन निकालना चाहूं तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय एनालाइजिंग। तो डायरेक्शन की डायरेक्शन में होगी बताओ, आर के डायरेक्शन में, ठीक है, तो एनालाइज करेंगे। ओके, यहां से डायरेक्शन निकल के नहीं आएगी। जब आप गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसका क्या निकलता है, मैग्नीट्यूड निकलता है। डायरेक्शन हमको क्या करना पड़ता है, खुद अपने कॉमन सेंस की हेल्प से यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस क्या कहता है कि जो ई होगा किस डायरेक्शन में होगा, आर के डायरेक्शन में होगा, तभी तो यहाँ पर क्या आया, 0 आया। ओके, तो अगर मैं इसको कैसे लिखूं, इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन के टर्म में लिखूं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, सॉरी आर स्क्वायर इंटू कितना आ गया, आर कैप आ गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है बात। अब कहां पर निकालना है हमको, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पर निकालना है। तो कैसे निकालते हो बताओ। तो अभी हमको गॉसियन सरफेस कहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी के ऊपर जो सरफेस हमको दे रखा है, यहाँ पे जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसी के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, देखो करो फिर। थर्ड केस क्या हो जाएगा, एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। थर्ड केस है एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। कहां पर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अगेन मेरे पास जो वो दे रखा है, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है और यूं करके, ठीक है, इसके सरफेस पर इस तरीके से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, और ये क्या है, इसका ओरिजिन है, ठीक, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, यूं करके ना। अभी मुझे कहाँ निकालना है, इसी पॉइंट पर, यानी जहां पर ये सरफेस है, जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहीं पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जिसमें चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है ना। कैसे फाइंड करोगे, हमें कहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, इसी के ऊपर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, गॉसियन सरफेस मस्ट बी पास थ्रू दैट पॉइंट इन विच वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा हटा के ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा ऐसे खिसका के ड्रॉ कर दूं, तो उसको आप मानना किसके ऊपर, आर के ऊपर, यानी इसके सरफेस के ऊपर ही माना। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा उसको शिफ्ट करके क्या कर दे रहा हूं, ड्रॉ कर दे रहा हूं ना। गॉसियन सरफेस ये है उसके ऊपर ही, लेकिन मैं इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ओके, थोड़ा सा शिफ्ट कर रखा है, शिफ्ट जानबूझ से कर रखा है ताकि आपको मतलब दिखे कि आपने गॉसियन सरफेस कहां पर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आर ही है, ठीक है, ये भी क्या है, आर ही है, ये भी आर है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन उसको मैं दिखा नहीं सकता आपको, तो मैंने इसको जानबूझ से क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे बाहर दिखा दिया। क्लियर है इतनी बात। अब क्या लगाओ, जो हमारा होता है वो लगाओ। तो यहां पर अगर मैं किसकी बात करता हूं कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले इसको तो ऐसे रहने दो, राइट हैंड साइड को, तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। तो डी एस दिस इज क्यू इनक्लोज, इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्यू, क्योंकि उसी के ऊपर है तो पूरा पूरा इनक्लोज कर दिया। तो दिस इज क्यू अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों के एंगल कितना होगा, अगेन एंगल कितना है, 0 है, बिकॉज दिस इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो एंगल 0 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। या फिर तो उसके लिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखो, आर कैप लिख दो, क्या लिख दो, आर कैप। तो किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर आर कैप डायरेक्शन में होगा, दिस इज आर कैप डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ड्यू टू दिस। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, सरफेस इंटीग्रल इनटू ds एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर। अभी आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर के बराबर है, तो दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू q अपॉन दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, और दिस इज 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई, थीटा और फाई की लिमिट ऐसे होती है। और इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा, बहुत बार कर दिया, तो दिस विल बी 4 पाई एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन दिस इज आर स्क्वायर। तो एट सरफेस पर ही, यानी जो मेरे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, यानी एट आर इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। नाउ अगर इसमें डायरेक्शन की बात करता हूं तो यहां से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ कि डायरेक्शन क्या होगी, आपको विजुलाइज करना है। डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ R, तो दिस इज R स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, तो दिस इज R कैप। इधर बात ओके, ये देखो, तो ये क्या निकल गया, हमारा आंसर निकल गया किसके लिए, इस स्फेरिकल सेल के लिए। तो यहाँ पर 3 हो गए,
ओके, मतलब तीनों क्वेश्चन हो गए ना। अगर इन सबको मैं ग्राफ से ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ कर दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आर, और यहाँ पर आर इक्वल टू कितना 0 है, और अज्यूम कर लो यहाँ पर कहीं आर इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर के बराबर, यानी सरफेस है और इससे बाहर है। ओके, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज इनसाइड द स्फीयर, तो ये पार्ट कौन सा है, स्फीयर के इनसाइड है, और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यानी आर लेस देन कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो दिस रीजन इज आर लेस देन कैपिटल आर एंड दिस रीजन इज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहाँ 0 है, यहाँ कुछ है, यहाँ कितना है, आर ग्रेटर देन पे इतना है, और आर इक्वल टू पे कितना है, इतना है। तो दिस विल बी द मैक्सिमम, तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ क्या है, ये मैक्सिमम है, माना इतनी वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो दिस इज ई एट आर इक्वल टू कैपिटल आर। ओके ना, उसके बाद जब मैं कहाँ जा रहा हूँ, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो आर के साथ, मतलब आर स्क्वायर के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ई क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो डिक्रीज कैसे होगा, वो इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस दिस इज आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, ठीक, किधर है इतनी बात। ओके, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये होलो स्फीयर। नाउ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो मैं इस क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था हमने, अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 लिखो, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन भी बोल सकते हो, इसको टॉपिक भी बोल सकते हो आप। तो क्वेश्चन 2 है मेरे पास, यही चीज है, एक होलो स्फीयर है, क्या है मेरे पास, अगेन एक होलो स्फीयर है, ठीक है, और इस तरीके से है, और इस पर इस तरीके से चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी चार्ज नहीं दे रखा है, अभी क्या दे रखा है आपको, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रो दे रखी है। चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी, रो है, और ये इसका सेंटर है, और उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट, सबसे पहले फाइंड करना है कहां पर, एट आर लेस देन इस कैपिटल आर पर, दूसरा फाइंड करना है कहां पर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पर, और तीसरा फाइंड करना है कहां पर, आर इक्वल टू कैपिटल आर पर, ठीक है। ये 3 पोजीशन है, और इन 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमको एक एक करके फाइंड करना है। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, क्या दे रखी है, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व करोगे अपने मन से, मैं इसको इस लेक्चर को यहीं से क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। शायद आई थिंक कितने टाइमिंग कितनी होगी लेक्चर की, हाँ 48 मिनट होगी, 48 मिनट बहुत होते हैं। ओके, मैं यहीं से इसको कंटिन्यू कर दूंगा, और फिर आएगा लेक्चर, आप यहीं से देखना। मैं एक बार आप खुद करने की कोशिश करना है, बिकॉज आपको बीच में कम से कम 12 घंटे का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जो नई वीडियो होगी वो 12 घंटे बाद आएगी। तो 12 घंटे का टाइम आपके पास, एक बार इसको अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना कि अगर आपको यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो किस तरीके से आप इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करोगे, फाइंड करोगे इन केस ऑफ द होलो स्फीयर, ठीक है। और भी आने वाले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड। आप मतलब एक टाइप से एक्सपर्ट हो जाओगे गॉस थ्योरम में, क्लियर है इतनी बात। ओके, और आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, एक कुछ नई बातें सीखी होंगी, कुछ हटकर बातें सीखी होंगी, और कुछ डेप्थ में जाके बातें सीखी होंगी। अगर आपने सीखी हैं तो ये क्या है, मेरे लिए एक पारितोषिक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, और मोस्ट इंपोर्टेंटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।